हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपने पिछले वीडियो में यूनिट्स एंड डायमेंशंस में क्या सीखा, कुछ बेसिक्स टर्म्स और एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वही। और आपको उस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक पीडीएफ दिया था। उस पीडीएफ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम करने में डाउट हो रहा है तो आप जरूर कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या कि डिड्यूसिंग रिलेशंस अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये कैसे करते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज में हम ये इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपको कोई फॉर्मुलेट करना है, जैसे न्यूटन ने हमको ये वाला फॉर्मूला बताया था कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता तो है, लेकिन ये जो इक्वलिटी का जो साइन आया, ये फोर्स और इसको दोनों को ऐसे इक्वेट कैसे कर रहा है, ये इसका जो डायमेंशन होता है, मतलब इसका जो यूनिट आएगा न्यूटन, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के यूनिट के बराबर आता है। तो ये डायमेंशनली ये करेक्ट होगा, तभी ये फिजिकल क्वांटिटीज ये सेटिस्फाई करता है। तो हम ऐसे ही करके अगर आपको कोई 3-4 टर्म्स दिए हैं और उनके बीच में अगर रिलेशन दिया हुआ रहेगा तो हम उस सम को मिला के एक फार्मूला फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से देख के समझते हैं कैसे होता है, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमको ये दिया हुआ है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। एम मतलब यहाँ पे मास है, और फोर्स हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी दिया हुआ है, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आर इक्वल्स टू यहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। आपको जिसको नहीं पता होगा हम बता दे रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अगर कोई टर्म है, मान लीजिए ए, ऐसा कोई टर्म है ए, अगर बोला गया ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, तो अगर तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए इतने क्वांटिटी से बढ़ा, मान लीजिए ये 2 क्वांटिटी से बढ़ा, तो बी भी क्या होगा, 2 ही क्वांटिटी से बढ़ेगा। तो मतलब कि ए डायरेक्टली बी के प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब जितना ए बढ़ रहा है उतना ही बी भी बढ़ेगा, या फिर जितना बी ए घटेगा उतना ही बी भी घटेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, मतलब कि अगर ए इतना बढ़ा 2 अमाउंट से मान लीजिए, तो b क्या होगा, b उतने ही अमाउंट से घट जाएगा। यही बेसिक इसका मतलब होता है डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ऐसा दिया हुआ है। और हमको इन तीनों को मिला के कोई ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो डायमेंशनली करेक्ट हो। तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सारे को एक साथ ले लेते हैं। इन तीनों को मिला के एक इक्वेशन बनाते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू वी इंटू आर। अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो मास का पावर ए ले लेते हैं, और वेलोसिटी का पावर बी ले लेते हैं, और आर का पावर, डिस्टेंस का पावर सी ले लेते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि इसका ये इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि -12 के प्रोपोर्शनल है। ऐसा कुछ डेफिनेट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हम इसलिए पावर में हम ऐसा जनरल ये एजम्पशन ले रहे हैं कि मास का पावर फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पावर ए, वेलोसिटी पावर बी, और डिस्टेंस पावर सी। तो इसको आप क्या करेंगे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम इक्वलिटी में हम जब लाते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, उसको क्या है कांस्टेंट के से ये करते हैं, कांस्टेंट के लगा के हम उसको हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। तो m पावर a, v पावर b, जहाँ यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या लिए हैं, के लिए मान लीजिए, और r पावर c। चलिए हम ये दोनों का यूनिट देखते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। फोर्स का क्या होता है यूनिट, अपने पिछले लेक्चर में अगर देखा होगा तो अब इसलिए पिछला लेक्चर देखना जरूरी है। पिछले लेक्चर में देखिए, और वहाँ पे क्या हम डिड्यूस किए थे कि फोर्स का क्या होता है, डायमेंशनल नोटेशन क्या होता है, m/l(t-2) इक्वल्स टू k। और ऐसे मास का निकालेंगे, k कांस्टेंट है इसलिए उसको कुछ छेड़ेंगे नहीं। वहाँ पे मास है, तो मास का क्या होता है, कैपिटल M से डिनोट करते हैं उसका डायमेंशनल नोटेशन, टू द पावर a। और वेलोसिटी का क्या होता है, l(t-1) टू द पावर b इंटू r। यहाँ पे r के हम डिस्टेंस लिए थे, तो डिस्टेंस क्या होता है, l होता है, l से डिनोट करते हैं, l टू द पावर c। अब सारे हम टर्म को यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेगा, उस 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमको a, b, c का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए इक्वेट करते हैं। m पावर यहाँ पे 1 है, l पावर 1 एंड t पावर -2। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड में क्या है, m पावर a, और l की पावर यहाँ पे इंटू में है, तो इंटू में पावर ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे b है, और यहाँ पे c है, तो l पावर b प्लस c, ये लिख सकते हैं, इंटू t टू द पावर माइनस
1 इंटू बी माइनस बी। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करके कैसे आएगा, हम ये डिड्यूस करते हैं। तो मास का अगर हम मास को इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, वैसे ही लेंथ को इक्वेट करेंगे तो दूसरा एक इक्वेशन आएगा, और टाइम को इक्वेट करेंगे तो तीसरा एक इक्वेशन आएगा। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा, मास को इक्वेट कर रहे हैं तो मास का क्या है, जैसे मास यहाँ पे पावर 1 है और मास का पावर a है, तो इससे क्या है a इक्वल्स टू 1, ये एक रिलेशन आया। दूसरा क्या आएगा, हम लेंथ को इक्वेट कर रहे हैं, लेंथ को इक्वेट करेंगे क्या आएगा यहाँ पे b प्लस सी इक्वल्स टू 1, यानी b प्लस सी इक्वल्स टू 1, ये एक दूसरा रिलेशन आया। इसको ए से डिनोट को इक्वेशन बी, और हमारा थर्ड इक्वेशन होगा जो टाइम को डिनोट टाइम से इक्वेट करेंगे। तो टाइम, यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या है -2 है, यहाँ पे माइनस बी इक्वल्स टू -2, यानी कि b इक्वल्स टू 2, ये हमारा इक्वेशन 3, इक्वेशन सी। तो अब इन सारे को मैनिपुलेट करके हम a b c तीनों का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमको a तो डायरेक्टली मिल चुका है, a का वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू 1 आ रहा है, और b प्लस सी इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 2 आ चुका है, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे c इक्वल्स टू 1 माइनस 2, दैट इज टू c इक्वल्स टू -1। तो चलिए उस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, ये हमको तीनों इक्वेशन का वैल्यू तो मिल गया, लेकिन उस इक्वेशन फाइनल इसमें रिजल्ट में पुट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू k इंटू m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c। अब यहाँ पे तीनों में पुट करेंगे तो क्या आएगा, m की पावर a है तो m का पावर 1 ही रहेगा, और v का पावर क्या है, v 2 आया है, और c का वैल्यू क्या है -1 आया, यानी कि r पावर -1, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला फाइनल रिजल्ट आ चुका है। वो क्या है, फोर्स इज इक्वल टू k m v स्क्वायर बाई r। ये हमारा एक फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हम जब इसको हम जब लेबोरेटरी में इसको इवेलुएट करते हैं तो उससे क्या आता है, k का वैल्यू हमको k इज इक्वल्स टू 1 का ये आता है, 1 वैल्यू निकल के आता है। तो ऐसे करके हम डायमेंशनल क्वांटिटीज़ को ऐसे इक्वेट करके मैक्सिमम 3 वेरिएबल ही इक्वेट कर सकते हैं। ये कुछ इसके लिमिटेशन है, हम थोड़ी देर बाद लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं लिमिटेशंस। तो यही था डिड्यूसिंग रिलेशंस अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपको ऐसे 3-4 रिलेशन दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, और उससे अगर आपको फॉर्मूलेट करना है तो हम ऐसे ही डायमेंशंस को इक्वेट करके हम फॉर्मूलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब उसके एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। इसलिए एक और एग्जांपल है, इसको एग्जांपल 2 ले लेते हैं। इसमें हमको बोला गया है कि एक पेंडुलम है। पेंडुलम, आपने पेंडुलम देखा होगा, या जो पुराने घड़ी होते हैं, पुराने घड़ी के नीचे ऐसे लटका हुआ रहता है जिसमें एक बॉब होता है। उसमें बोला गया है कि ऐसा पेंडुलम है, उसका जो बॉब है और जो इस बॉब का जो मोशन हो रहा है, ऐसे कुछ देर बाद ये मोशन यहाँ पे आ रहा है, कुछ देर बाद ये बॉब यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। तो अब इसमें हमको बोला गया है कि इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब टाइम पीरियड क्या होता है कि वो बॉब 1 सेकंड कितने टाइम में वो अपना एक पूरा मोशन कर रहा है, यानी कि यहाँ से आके यहाँ पे कितने देर बाद वो, यहाँ से अगर रेस्ट से स्टार्ट किया था तो ये इतना मोशन करने के बाद फिर रेस्ट पे कितने देर बाद आ रहा है, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे बोला है कि टाइम पीरियड जो है इस पेंडुलम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास दिया हुआ है, और टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ दिया हुआ है, और टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी दिया हुआ है। ग्रेविटी यानी कि उस जिस रूम में रखा उस रूम में उस जी का वैल्यू कितना है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। और तो हम यहाँ पे उसको तीनों को ये इक्वेट करके लिख लेते हैं, क्या है, यही क्वेश्चन है। और इसका जब आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट करते तो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले इन तीनों रिलेशन को हम एक साथ लिख लेंगे, तीनों ये ऐसे। टाइम पीरियड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास है, मास यानी कि m ले लेते हैं, m टू द पावर a, यानी कि कुछ पावर a से ये वैरी कर रहा है, और लेंथ पावर b से वैरी कर रहा है, और ग्रेविटी पावर c से वैरी कर रहा है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में ये कवर किया। और यहाँ पे लेंथ l से डिनोट करते हैं, l टू द पावर b, और ग्रेविटी g से डिनोट होता है, g टू द पावर c। अब इसको मिटा के लिखते हैं अच्छे से। अभी इक्वलिटी, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या किए थे हम लोग पिछले बार, इक्वल साइन लाके एक कांस्टेंट बिठाते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग k है, k को ये कांस्टेंट है, जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटा तो ये k कांस्टेंट आया, इंटू m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। तो इसको आगे लिखते हैं यहाँ पे। अब टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है,
टाइम तो टाइम का यूनिट है ना, टाइम पीरियड, तो फिर उसका ये डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी, सिर्फ टी हो जाएगा। तो इसको पूरे फुल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0 और t टू द पावर 1, और यहाँ पे इक्वल्स टू k, और इसको मिटा देते हैं। m मास है तो मास का m पावर a, और यहाँ पे लेंथ है, लेंथ यानी कि ये पेंडुलम का जो लेंथ है उससे वैरी कर रहा है, ये लेंथ मान लीजिए l है, तो वही l से l का कितना, l का पावर क्या है, l का पावर b है, और ग्रेविटी g, g क्या होता है, g ग्रेविटेशन, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका यूनिट क्या आता है, इसका यूनिट एक्सेलरेशन के बराबर आना चाहिए, और जो कि क्या होता है, इसका यूनिट क्या आना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ g का यूनिट क्या हो जाएगा, डायमेंशनल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, l t टू द पावर -2, और ये पूरे का पावर c। चलिए वैसे हम इक्वेट करते हैं तीनों को, और 3 इक्वेशन बना के तीनों को सॉल्व करके a b c तीनों का वैल्यू निकालते हैं। वैसे m को हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, तो m को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर a इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि a का वैल्यू हमको मिल गया एक इक्वेशन a। और वैसे अब l को इक्वेट करते हैं तो l की पावर 0 है, तो यहाँ l की पावर इधर 0 है और l की पावर यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा कि l यहाँ पे भी, l यहाँ पे भी है, तो ये दोनों को मिला के एक कॉमन टर्म लिखेंगे यहाँ पे कैसे, m की पावर a, l की पावर यहाँ पे b, और यहाँ से c, यानी कि b प्लस c, और यहाँ पे t टू द पावर -2 टू द पावर c, यहाँ इसको बाहर भी लिख सकते हैं एक साथ, t की पावर -2c। अब इक्वेट करते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि l को कैसे इक्वेट करेंगे, तो क्या आएगा, b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरा इक्वेशन आया हमारे पास, इक्वेशन b इसको लिखते हैं। और तीसरा इक्वेशन क्या आएगा, हम टाइम को डिनोट करेंगे, t की पावर 1 है यहाँ पे, और t की पावर यहाँ पे -2 है, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू -2c। और इसका वैल्यू क्या आ गया, c इक्वल्स टू -12, ये इक्वेशन सी। अब ये तीनों को एक दूसरे से रिलेट करके हम ए बी सी तीनों का वैल्यू निकालते हैं। तो ए का वैल्यू तो हमारे पास आ चुका है, इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और बी प्लस सी यहाँ पे सी का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन बी में, तो हमको इक्वेशन बी में जब हम पुट करेंगे तो हमको बी का वैल्यू मिलेगा, क्या आएगा, बी का वैल्यू बी इज इक्वल्स टू 1/2, ये हमको आ गया। तो हमारा वो मेन रिलेशन क्या था, वो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के, मास की पावर a था, लेंथ की पावर b और g की पावर c। तो इसमें हम तीनों पुट करेंगे a b c की वैल्यू, तो क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k, और मास की पावर a का वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू 0 है, तो मास यानी कि मास का कोई मास इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि मास का पावर 0 हो गया, और लेंथ का पावर b हाफ आया, और g का वैल्यू c का क्या है, -12 है। यानी इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k, और हाफ यानी कि इसको अंडर रूट लिख सकते हैं, हाफ मतलब यानी कि अंडर रूट l/g, है कि नहीं, ये आएगा कि नहीं। तो ये हमारा पूरा रिलेशन डिड्यूस होकर आ गया। अब k का, अब आप लोग पूछेंगे भैया ये k का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे पिछले वाले में तो k इक्वल्स टू 1 आ गया था। तो इस क्वेश्चन में k का वैल्यू क्या है कि जब लैब में सब फिजिसिस्ट ने इसको असली रिलेशन में निकाल के देखा, और टाइम पीरियड जब इसका पेंडुलम का कैलकुलेट किया तो k का वैल्यू उससे क्या निकल के है, k का वैल्यू क्या होता है, 2π होता है। तो पूरा फॉर्मूला क्या बन गया टाइम पीरियड का, t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट l/g। ये फॉर्मूला है। आप लोग फिजिक्स का जब पार्ट 2 आएगा पढ़ेंगे हम, तब उसमें हम यही सीखेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और ऑसिलेशंस क्या क्या होते हैं, वही सब और भी बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सारे टॉपिक हम सीखेंगे फिजिक्स में। तो यही था डिड्यूसिंग रिलेशंस अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। अब चलिए थोड़े कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। इसके लिमिटेशन से आप लोग बोलेंगे भैया जब हम ये टाइम पे सारे फार्मूला हम जब डायमेंशन के थ्रू, जब रिलेशंस दिया हुआ है और डायमेंशंस के थ्रू जब हम निकाल ही ले रहे हैं, तो बाकी सब चैप्टर्स पढ़ने का जरूरत ही क्या था। तो इसीलिए कुछ लिमिटेशंस भी है, वो तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। चलिए लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या क्या है। तो उसमें एक लिमिटेशंस तो हमने थोड़ी देर पहले ही फेस कर लिया, क्या कि द मेथड डज नॉट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट के कांस्टेंट। जो कांस्टेंट हम जो निकाल रहे थे के का वैल्यू, जो वहाँ पे के पहले इक्वेशन में क्या है, के इक्वल्स टू 1 आया, दूसरे इक्वेशन में हम जो सॉल्व किया उसमें क्या आया था, के इक्वल्स टू 2π आया। तो ये कैसे आया, ये तो तुम लोग निकाल नहीं पाओगे घर में बैठे बैठे। तो ये उसके लिए हमको लैब में जाना पड़ता है और लेबोरेटरी में असली एक्सपेरिमेंट को
अप्लाई करके देखना पड़ता है कि वो उस इक्वेशन में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद जाके एक ए का वैल्यू निकलता है। तो ऐसे तो ये डायमेंशनल एनालिसिस इसमें फेल हो जाता है, तो ये उसका एक लिमिटेशन हुआ। और दूसरा लिमिटेशन क्या है, इट फेल्स व्हेन द फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि हम जो दोनों एग्जाम्पल में क्या था, या तो वो जो रिलेशन था वो 3 या 3 से कम होंगे, जिसमें कि ए बी सी 3 हम वेरिएबल ले रहे थे, तो ऐसे करके हमारे पास 3 इक्वेशन आ रहे थे, और 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हम उसका पर्टिकुलर वैल्यू निकाल पा रहे थे। तो अगर उसमें अगर 4 या फिर 5 अगर रिलेशन, अगर कोई फॉर्मूला ऐसा है जिसमें कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा रिलेशन दिया हुआ है कि ए है और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिया हुआ है, कोई बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे करके और ऐसे और भी 2 टर्म दिए हुए हैं। मान लीजिए ऐसा अगर दिया हुआ है, मान लीजिए, तो फिर और बी की पावर ए है, सी की पावर बी, डी की पावर सी, ई की पावर डी और एफ की पावर ई, ऐसा अगर रिलेशन दिया हुआ है, तो हम इससे कितने सारे इक्वेशंस बनेंगे, इससे तो बहुत सारे इक्वेशंस बन जाएंगे। तो उस इक्वेशंस को हम ऐसे, हमने 3 से ज़्यादा इक्वेशन वेरिएबल्स को सॉल्व करना नहीं सीखा है, तो हम इसलिए वो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारा वही है, सेकंड पॉइंट हमको वही कवर कर रहा है, इट फेल्स व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए अब हमारा थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है? थर्ड पॉइंट में है कि इट फेल्स टू डिराइव रिलेशंस व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बोल दिया है कि log ऑफ m, एंड ऐसे मैं इनको एक पर्टिकुलर कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही कोई रैंडम एग्जांपल बोल रहा हूँ, log ऑफ m इंटू ई की पावर x, ऐसा कोई अगर मान लीजिए ऐसा कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो आप इसका कोई पावर ऐसे a और b करके कोई इसको इक्वेट करके हम वो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम इसके बीच का कोई रिलेशन जानते नहीं। जो हम वहाँ पे जो हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इनको अच्छे से इनको डिड्यूस करके अच्छा एक फॉर्मूला रिलेशन निकाल पाएंगे। तो यही था लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में। और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF बना देंगे, बहुत सारे PDF बना के अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। हम उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रखेंगे जो आप घर पे प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छे से, 5-6 रहेंगे। अगर उसमें आपको किसी में भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करना चाहेंगे एरर एनालिसिस। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, और इससे रिलेटेड और भी फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हम टीचर सर्कल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।